नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम आपको बहुत सा यादगार होगा और सफलता की राह पर पहुंचाएगा। तो सभी वीडियो आप देखें और सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको एग्जाम के लिए सफलता का सीढ़ी बनकर तैयार होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता है ये, ठीक ना, सही कर लीजिएगा थोड़ा, इब्न बतूता। तो मोरक्को का जो यात्री थे, प्रसिद्ध यात्री थे इब्न बतूता। कहता है मोरक्को जो है अफ्रीका, ये मोरक्को कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफ्रीका में पड़ता है। इब्न बतूता जो आए थे किसके शासनकाल में आए थे? भारत में जो शासन चल रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। कब आए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर? 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री थे जिन्होंने 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता के विद्वता से खुश होकर के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उन्होंने 1342 ईस्वी में अपना जो है प्रतिनिधि दूत बना करके चीन भेजा था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची का जो स्तूप है वो भोपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भोपाल में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है। क्लियर? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? यहाँ अंतरराष्ट्रीय लिख दिया है दोस्तों, अंतरराज्यीय होगा। क्या होगा? अंतरराज्यीय हो जाएगा। आप लोग सही कर लीजिएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 263 में है। किसमें है? अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर? कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध को स्थापित करना था, जिसके भारतीय संविधान 263 के अनुच्छेद में वर्णन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया गया था? भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया था? तो इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। किसमें बनाया गया था? इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आधुनिक विद्युत जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? विद्युत जनरेटर काम करता है। और विद्युत जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि विद्युत मोटर का जो काम है जस्ट इसका उल्टा होता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन? विद्युत मोटर। क्लियर? अब विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। क्लियर हो गया होगा? इस तरह से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थित जूनागढ़ गिरनार पहाड़ियां, देखिए जूनागढ़ जो है ये गिरनार पहाड़ियों के किस
आम के किस्म के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जूनागढ़ का जो गिरनार पहाड़ी है, ये गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ का गिरनार पहाड़ी। कहता है किस आम के फसल के लिए, किस्म के लिए प्रसिद्ध है? आम का जो कौन सा किस्म है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो केसर आम के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, जबकि भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई जो पूछा जाता है स्थलीय और तटीय मिलाकर के 7516.15 किलोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शासक हो जाएगा, देखिए यह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाया था? किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलाए थे? तो कौन ऐसा शासक था? तो बाबर जो थे, इन्होंने ही शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। क्यों? क्योंकि 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा स्थापित कर लेता है। दिल्ली पर कब्जा इसलिए कर लेता है क्योंकि दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में उसको पराजित कर देता है और इब्राहिम लोदी उसी युद्ध में मारा भी जाता है। इसीलिए मध्यकालीन इतिहास में जो मरने वाला जो शासक थे वो इब्राहिम लोदी ही थे, जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया था। क्लियर हो गया होगा? बाबर जो है इसी के उपलक्ष्य में क्या किए थे? शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का भी चलवाया था। तो क्लियर हो गया होगा? तो शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया? बाबर ने चलाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बुकर पुरस्कार जो है जीता था, वो प्रथम व्यक्ति जो थे भारतीय मूल के, वो बी.एस. नायपॉल थे। बी.एस. नायपॉल थे, जिनको 1971 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मान बुकर पुरस्कार जो इन्हें दिया गया था, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए दिया गया था। इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए बी.एस. नायपॉल को 1971 ईस्वी में बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों। क्लियर? इस तरह से क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था? तो जहांगीर थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? कहता है कि कौन ऐसा शासक थे जो कि राम सीता की आकृतियां और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो वो कौन थे? अकबर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पहली जो भारतीय अभिनेत्री थी वो नरगिस दत्त थी। कौन थे? नरगिस दत्त। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कहता कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीत लिया है? कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग जो प्रतियोगिता होता है वो जीत लिया है? तो आईआईटी दिल्ली का ये छात्र है दोस्तों। कहाँ का है? आईआईटी दिल्ली का छात्र है कलश गुप्ता, जिन्होंने क्या किया है? विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीत लिया है। क्लियर हो गया होगा? जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जो भी वनडे एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, सभी जो है आप सभी वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा और अपने आप को सफलता की राह पर जाकर लाके खड़ा करेगा। तो एक एक वीडियो आप देखिए और एग्जाम में सफलता पाने का हर संभव प्रयास कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि यही समय है
कुछ कर गुजरने का, क्योंकि समय बीत जाने पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो कि आपको साथ देगा। आपको साथ सिर्फ देगा तो वो कौन देगा? यही है वीडियो, और यही है पढ़ाई, यही है किताब, यही है कलम, यही आपको साथ खड़ा होगा और हर मोड़ पर साथ देगा दोस्तों। इसीलिए आप सभी चीज को त्याग दीजिए और एक नया हथियार उठाइए, और वो पढ़ाई का हथियार है, और पढ़ाई के हथियार से आप सारे संसार को जीत सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो रखा गया था 1968 ईस्वी में रखा गया था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ लगता है? भारत का जो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है दोस्तों, वो बांग्लादेश के साथ लगता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि सबसे छोटा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम ऑफ मॉडल से तैयार किया गया है, और एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, और एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थे? व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला जो थे वो चित्रा मुदगल थे। कौन थे? व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम महिला जो थी चित्रा मुदगल थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है चित्रा मुदगल व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा जो जातीय समूह है वो बामर है। क्या है? बामर है। क्लियर। म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? बर्मा के नाम से जाना जाता है। और बर्मा जो है भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। बर्मा जो है भारत से 1937 ईस्वी में अलग हो गया था, जबकि ब्रिटिश सरकार से 1948 ईस्वी में बर्मा स्वतंत्र हुआ था। क्लियर। 1948 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से क्या हुआ था? बर्मा स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भारत का कौन ऐसा पड़ोसी देश है जो कि जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व वाला है? तो घनत्व सर्वाधिक किसका है? बांग्लादेश का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का गठन कैसे हुआ? आरबीआई का गठन कैसे हुआ? तो आरबीआई को क्या बोलते हैं? आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय बैंक है भारत का। क्लियर। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था। एक्ट 1934 के तहत, अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। क्लियर। जब आरबीआई का गठन हुआ था तो पहला जो गवर्नर बना था, प्रथम गवर्नर आरबीआई का, वो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई का पहला गवर्नर जो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे, राज्यपाल जो थे, गवर्नर अर्थात राज्यपाल, आरबीआई का जो प्रथम भारतीय राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, जिसको सीडी देशमुख के नाम से आप जानते हैं। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई का गठन हुआ था, जिसका कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय जो है मुंबई में है। इस तरह से आप क्लियर हो गया होगा। आरबीआई का जो वर्तमान अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए आप लोग इसको थोड़ा बर्नौली को सही कर लीजिएगा। बर्नौली
बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर है। बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? चटगांव जो शस्त्रागार हमला हुआ था उसमें जो है महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो वह कौन सी महिला क्रांतिकारी थी? तो प्रीति लता बाडेडार थी। कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीति लता बाडेडार। क्लियर। जबकि कल्पना दत्त जो आप देख रहे हैं, इनको जो है आजीवन कारावास की सजा हुआ था। कल्पना दत्त को क्या हुआ था? आजीवन कारावास हुआ था, उम्र कैद की सजा मिला था। चटगांव शस्त्रागार हमला पर जो है इसका जो मेन नायक थे सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था, और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और ये जो चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। सूर्य सेन के नेतृत्व में हुआ था। सूर्य सेन को जो है क्या बोलते हैं? मास्टर दा के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? कौन जो है कह रहा है कि कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो पहले जानना पड़ेगा कि काकोरी ट्रेन कांड में कौन कौन शामिल थे, संबंधित थे। तो कौन कौन थे? आप देखे होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुआ था दोस्तों। तो किसमें हुआ था? काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित यह घटना हुआ था। क्लियर। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। ये गोरखपुर के आस पास पड़ता है। क्लियर। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ये जो कहता है क्वेश्चन है कि कौन संबंधित नहीं है, तो अशफाक उल्ला खां थे ही, राम प्रसाद बिस्मिल थे ही, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। क्यों? प्रफुल्ल चाकी जो थे, ऑप्शन यही हो जाएगा, संबंधित नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का जो नाम जुड़ता है वो मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़ता है, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा। तो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुआ था। ये जो सदस्य थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था, उसी का ये सदस्य थे। कौन कौन? अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी जो व्यक्ति थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संगठन के सदस्य थे, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। इन लोगों ने ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो है ट्रेन लूटपाट हुआ था। क्लियर। उसी को काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 1 नवंबर 1913 को गदर का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? उर्दू भाषा में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्दू भाषा में हुआ था। और यह जो प्रकाशित हुआ था सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा है? ये भूल हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है? हिमालय भूल कहा है। ये सही कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा। कहता कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो हिमालय भूल जो कहा था ये किसको कहा था? चौरी चौरा कांड को कहा था। किसको कहा था? ऑप्शन सी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उस समय जो है भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, और असहयोग आंदोलन जो है
चरम पर चल रहा था, चरम सीमा पर चल रहा था। अब जो है कुछ ही दिनों में भारत को आज़ादी मिलने वाला ही था। इसी बीच में जो एक घटना घटता है, चौरी चौरा कांड घटता है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में जब ये घटना घटता है तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्षुब्ध हो करके, इस घटना से क्षुब्ध हो करके वो सहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लेता है और वो स्थगित कर देता है दोस्तों। तो इसी घटना को जब स्थगित करता है वो सहयोग आंदोलन को, तो गांधी जी का बहुत सारा लोग आलोचना भी करते हैं। जैसे बालकृष्ण शिवाराव मुंजे ने, डॉक्टर बालकृष्ण शिवाराव मुंजे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव भी लाया था। उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब आंदोलन चरम पर था, बढ़ रही थी, तो यह जो है राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं था। क्लियर हो गया होगा। तो उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे कि जब आंदोलन जो है चरम पर बढ़ रही हो तो यह जो है राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं है। क्लियर। तो इस तरह से बोल करके महात्मा गांधी को आलोचना भी किए थे। तो इस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सहयोग आंदोलन कब से चल रहा था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी से को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो है किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो कौन सा हड़प्पा स्थल से मिला है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके जगह पर अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? देखिए, एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, किसी घटना के कारण वो अमेरिका पहुंच गया। और वह जब अमेरिका के लोगों को देखा तो उस व्यक्ति को रेड इंडियन कह करके संबोधित किया। इसीलिए आज भी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो वह कौन व्यक्ति थे? क्रिस्टोफर कोलंबस थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका जो खोजा था 1492 ईस्वी में गया था अमेरिका के तट पर। क्लियर। जबकि वास्को डी गामा जी दूसरे ऐसे महान व्यक्ति थे जो कि भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया और कालीकाट बंदरगाह पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। तो क्या है वो? प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण मिला है किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भागों में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु जो होता है, गर्मी का जो मौसम अभी जो चल रहा है दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो उत्तरी भारत में जो उत्तरी मैदानी भागों में जो चलने वाली जो हवा होता है उसको लू के नाम से जानते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि उत्तर भारत का लोग को ज़्यादातर लू लग जाता है। यही जो है ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवा है उसको हम लोग लू कहते हैं। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन पर चर्चा करेंगे और एक एक कथन के बारे में समझेंगे दोस्तों और सत्य की पहचान करेंगे। पहला ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। इसका जो फार्मूला होता है
CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, क्लियर, जिसको नीला तोता के नाम से जानते हैं। तो एक ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, और लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस जो है, फार्मूला जो होता है N2O होता है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, और हंसाने वाला गैस जो होता है N2O होता है, अर्थात दो भी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है लेड। ये लेड है, आप ध्यान दीजिएगा। ये लेड पर ऑक्साइड को लाल सिंदूर कहते हैं। तो लेड पर ऑक्साइड को लाल सिंदूर के नाम से जाना जाता है, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन क्या मिला, सही मिला, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर, क्लियर। और लेड पर ऑक्साइड का जो लाल सिंदूर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Pb3 होता है, O4 होता है, Pb3O4, क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं। हाल ही में जो है विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है दोस्तों। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सभी वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम मॉडल है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन पर आप मेहनत कीजिए, और आपको वही क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो हाल ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, सभी आप वीडियो देखिए, एक एक वीडियो देख करके जाइए और फायदा उठाइए। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। पंचायतन शब्द जो है किसको निर्दिष्ट करता है, मंदिर रचना शैली से करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदिर रचना शैली से ये करता है, क्लियर। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मैं पुनः आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय।